नमस्कार सभी व्यूअर्स को। मैं हूं एडवोकेट पुनीत और वेलकम टू बेसिक एस्पिरेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमारे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दिया गया है। ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला फंडामेंटल राइट ही हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उनका माइंडसेट था कि लोग सब बराबर हो, कोई ऊपर कोई नीचे, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों में, सब एक दूसरे को बराबर समझे और बराबर ही एक दूसरे के साथ ट्रीट करें। अब आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं, ये एक जर्नल आर्टिकल है। जर्नल आर्टिकल का मतलब है ये सिर्फ ये बताता है कि राइट टू इक्वालिटी है क्या। इसकी एप्लीकेशंस हम आगे आर्टिकल्स में पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये सब बताते हैं कि राइट टू इक्वालिटी को हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है। इंदिरा सहानी का जो केस हुआ था उसमें बेसिकली इट वाज हेल्ड दैट आर्टिकल 14 जो है इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 14 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब आर्टिकल 14 को पार्लियामेंट चाहे तो भी नहीं हटा सकती, पार्लियामेंट इसको चेंज ही नहीं कर सकती। आर्टिकल 14 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना, क्यों बना और क्या क्या इसका पार्ट होता है। फिलहाल हम इसी पे फोकस करते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है। अब आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो ये है कि इट इज दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें दो चीजें बहुत ध्यान से देखने वाली हैं। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट है, अभी आपको समझाता हूं मैं दोनों में फर्क क्या है। अब पहली जो चीज है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके बारे में बात करते हैं। ये एवी डाइसी एक ब्रिटिश ऑथर था, उसने रूल ऑफ लॉ के अंदर एक कंसेप्ट निकाला था इक्वालिटी बिफोर लॉ का। ये एक नेगेटिव सा कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ में ऐसा होता है कि लोग जो है वो सब बराबर होते हैं, कोई स्पेशल प्रिविलेज्ड पर्सन नहीं होता। ठीक है। अगर हम सभी को बराबर मान के चलेंगे तो कितना फर्क आ जाएगा, आप खुद सोचिए। एक इंसान जो एकदम टॉप पर है, जिसकी कंडीशन एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग है, उन दोनों को हम ट्रीट कर सकते हैं इक्वली, है ना। मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कैसे इसमें फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज जो इसमें है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। इसका ये मतलब है जो बराबर हैं उन्हें बराबरी से साथ ही ट्रीट किया जाए, इसलिए ये पॉजिटिव है। जो बराबर सर्कमस्टांसिस में लोग हैं उन्हें बराबरी में ही ट्रीट किया जाए। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ। अब जैसे इनकम टैक्स सब लोग भरते हैं जिनकी इनकम कुछ एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा होती है ना। अगर हम हर पर्सन के ऊपर सेम इनकम टैक्स का स्लैब लगा दें, मतलब मान लो अगर किसी की इनकम 10 लाख है, ठीक है, उससे हम अगर 10% इनकम टैक्स ले रहे हैं, इसको फॉर एग्जाम्पल ये सोचना, अगर उससे हम 10% इनकम टैक्स ले रहे हैं, है ना, और जो एक जिसकी इनकम 1 करोड़ है उससे हम 10% इनकम टैक्स ले रहे हैं, तो वो क्या बराबर होंगे? नहीं ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे निकाला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट, जहाँ पे लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है। अगली चीज है इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ राइट टू इक्वालिटी। अब आर्टिकल 14 जो है ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पे ही अप्लाई होता है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तब भी आप इस राइट को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं, मतलब बाहर के नेशनल हैं, तभी भी आप इस राइट को क्लेम कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है। जैसे अगर कोई फॉरेन नेशनल होगा और एक इंडियन नेशनल होगा, तो फॉरेन नेशनल ये नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप ही दी जाए जिससे मैं राइट टू इक्वालिटी एनफोर्स कर सकूं। जैसे मान लो एक जॉन है और एक सुरेश है। सुरेश इंडियन नेशनल है, जॉन जो है यूएसए का नेशनल है। अब जो जॉन है वो ये बोले कि मुझे भी सुरेश की तरह इंडियन सिटीजनशिप चाहिए क्योंकि मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है। ऐसा नहीं हो सकता, वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए राइट टू इक्वालिटी क्लेम नहीं कर सकता। अब कुछ एक्सेप्शंस है राइट टू इक्वालिटी की, थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 359 जो है ये बताता है व्हेन इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में होगी, ठीक है, उस समय क्या होता है, आर्टिकल 14 सस्पेंड हो जाता है। तो उस समय आर्टिकल 14 नहीं लगता। ठीक है। दूसरा है प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर जो होते हैं जब ये अपने ऑफिस में होंगे तो उस समय स्पेशल इम्यूनिटी ये इंजॉय करते हैं सिविल प्लस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से।
अगले हैं एमपीज और एमएलएज। एमपीज और एमएलएज जब भी अपने सेशन में जाते हैं, हाउस में डिबेट्स करते हैं, उस समय ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट नहीं होते, राइट टू इक्वालिटी इन पे नहीं लागू होती, उस समय कुछ भी कर सकते हैं। अगला है फॉरेन सॉवरन्स एंड डिप्लोमेट्स। फॉरेन सॉवरन्स एंड डिप्लोमेट्स, इनको भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, तो ये भी राइट टू इक्वालिटी पे नहीं आते। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन, अब इसमें एक वर्ड है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, बट प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। अब इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी ने या बहुत सारे स्टेट के अपने कमीशन के एग्जाम्स में भी बहुत बार ये पूछा गया, डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आ जाती है कि आर्टिकल 14 जो है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है वो परमिट करता है, बट क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है। क्यों? स्टेट जो है इट कैन ट्रीट डिफरेंट पीपल डिफरेंटली इन सर्कमस्टांसेस टू जस्टिफाई। ठीक है, अब ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर क्रिएट हो जाते हैं तो स्टेट जो है वो डिफरेंट पीपल को डिफरेंटली ट्रीट कर सकती है। जैसे एक अगर बीपीएल है और एक अबव पावर्टी लाइन है, तो बीपीएल को जो है वो स्टेट एक्स्ट्रा एफर्ट करके, एक्स्ट्रा स्कीम्स में इंक्लूड करके उसको भी लेवल में लाने के लिए, उसको भी इक्वल लेवल फुटिंग पे लाने के लिए जो स्टेट है वो डिफरेंशिएट कर सकती है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आइडेंटिकल ट्रीटमेंट होगा अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी आ जाएगी, है ना। अगर हम सेम ट्रीटमेंट करें एक बिलो पॉवर्टी लाइन को और अबव पॉवर्टी लाइन पर्सन को, तो उसमें ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी आ जाएगी, वो इनइक्वालिटी की तरफ जाएगा। तो अगर सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इससे जो इक्वल फुटिंग पे हमारे जो अलग अलग लोग हैं वो सब बराबर फुटिंग पे आ सकते हैं, सबको सेम एडवांटेज मिलेगी। ऐसा नहीं होगा किसी को ज़्यादा एडवांटेज है, किसी को कम एडवांटेज है, इसीलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन दी जाती है। आगे एग्जांपल के साथ मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। पहले क्लास लेजिस्लेशन क्या होती है? क्लास लेजिस्लेशन ये होती है जब स्टेट आर्बिट्रेरीली कुछ ग्रुप्स ऑफ पर्सन को, अपने एक ग्रुप ऑफ पर्सन को सिलेक्ट करे और उन्हें प्रिविलेजेस प्रोवाइड करे बिना किसी जस्टिफिकेशन के, तो उसे कहते हैं क्लास लेजिस्लेशन। ऐसे पर्सन्स को आप एडवांटेज दे रहे हो जिन्हें उसी की जरूरत ही नहीं है, उस चीज को कहते हैं क्लास लेजिस्लेशन। इसको बंद किया है और रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउड किया है। अब कुछ टेस्ट है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होती कैसे है, कुछ टेस्ट तो देने पड़ेंगे ना। तो गवर्नमेंट ने कुछ, हमारे कोर्ट ने कुछ टेस्ट्स इसके लिए अप्लाई किए हैं जिससे रीजनेबल क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। पहला टेस्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसका मतलब ये है कुछ ऐसा आप लेकर आ रहे हैं डिफरेंस जो सब लोगों की समझ में आ रहा है, रीजनेबल है ना। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आप लेके आ रहे हो कि जो अनरीजनेबल हो, कुछ भी लेकर आ रहे हो जो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है। मैं बताता हूं आगे एग्जांपल देके। और दूसरा टेस्ट है जो डिफरेंशिया होगा, मतलब अगर आप इनइक्वालिटी कर रहे हो तो वो एक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करना चाहिए। अगर वो एक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ ही मैच नहीं करता है तो फिर वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 जो है वो कहता है एक ऐसा पर्सन जिसने अभी तक मेजॉरिटी अटेन नहीं की है वो कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, दो कैटेगरीज ऑफ पर्सन डिवाइड हो गए, एक हो गया मेजर, एक हो गया माइनर। ठीक है, ये बेसिस क्या था डिफरेंशिएशन का? एज। एज के बेस पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये रीजनेबल है ना, है ना। हाँ, तो अगर सपोज कर लो क्लासिफिकेशन ऐसी हो कि जिस बंदे के सिर पे काले बाल है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है और जिसके सफेद बाल है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता, तो ये रीजनेबल हुई? नहीं हुई ना रीजनेबल। तो ये सब चीजों को सरकार ने मना किया है, इसने आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है और दूसरी रीजनेबल चीजों को अलाउ करता है। जैसे मान लो कोई गंजा है तो उसे बोले कि जो गंजे पर्सन है आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, जब अगर आपके बाल आएंगे या आपके बाल होंगे तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं हुई। ठीक है, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताता हूँ, कुछ भी हो सकता है। ज्योग्राफिकल बेस पे कर सकते हो, मान लो नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों को आप एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे सकते हो क्योंकि ज्योग्राफिकली वो रिमोट एरिया इतना डेवलप नहीं है। ठीक है, नेचर ऑफ पर्सन के बेस पे क्लासिफिकेशन हो सकती है, ट्रेड के बेस पे क्लासिफिकेशन हो सकती है, ऑक्यूपेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन हो सकती है ना। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिनके बेस पे स्टेट जो है वो क्लासिफाई कर सकती है रीजनेबल क्लासिफिकेशन में। अब आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग कंसेप्ट चल रहा है जो यूपीएससी काफी बार पूछ चुकी है कि
इक्वालिटी का नया कंसेप्ट आया है आर्बिट्रेरीनेस। न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज आर्बिट्रेरीनेस। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो अपने हिसाब से रूल्स बना के आर्बिट्रेरीली किसी स्पेशल क्लास ऑफ पीपल को एडवांटेज दे देती हैं आर्टिकल 14 के खिलाफ जाके। आर्टिकल 14 को वायलेट करके किसी स्पेशल क्लास ऑफ पर्संस को एडवांटेज दे दिया जाता है। मैं आपके आगे समझाता हूँ कैसे होता है ये। ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो है वो इक्वालिटी का, वो डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्लासिफिकेशन के बेस पे हम इनइक्वालिटी स्टेट जो है वो करती है ताकि जो लोग होते हैं वो बराबर फुटिंग पे आ सके, ठीक है। पर नया कंसेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस मतलब अपनी डिस्क्रिशन से बिना किसी रीजनेबल जस्टिफिकेशन के आप प्रिविलेज दे रहे हो किसी स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन को, ठीक है। दो इसमें इंपॉर्टेंट केसेस है, एक ईपी रोयप्पा केस। इसमें क्या हुआ था, इक्वालिटी इज डायनेमिक कंसेप्ट, ये कोर्ट ने कहा था, बट वेयर एन एक्ट इज आर्बिट्रेरी, जहां पर एक्ट जो होगा वो आर्बिट्रेरी होगा, इट इज अनइक्वल एंड हेंस इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। इस केस में भी कोर्ट ने ये डिसाइड किया था। दूसरा केस है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि रीजनेबलनेस जो है वो एक असेंशियल फैक्टर है आर्टिकल 14 का, और अगर एक्ट रीजनेबल ही नहीं रहेगा तो वो वायलेटिव हो जाएगा, मतलब आर्टिकल 14 को वो इन्फ्रिंज करेगा, ठीक है। इस न्यू कंसेप्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया एज इलॉजिकल, इनएडिक्वेट, इनएक्यूरेसी। ये जो टेस्ट था क्लासिफिकेशन का वो अभी भी चलता है, ठीक है, जो हमने पुराना पढ़ा था कि रीजनेबल टेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और ये नया कंसेप्ट जो है ये इलॉजिकल है, इसको हर बार कोर्ट ने रिजेक्ट ही किया है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं इसके। सुनील जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1984। अब इस केस में सुनो ध्यान से क्या हुआ था। कुछ सीट्स MBBS कोर्स की रिजर्व कर दी गई थी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लास 1 से लेके 8 तक गवर्नमेंट स्कूल जो कि गांव में है वहां पर पढ़ाई की है। ये कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन हुई? नहीं हुई ना। तो इसलिए इसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, इट इज अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। दूसरा केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा AIR 1981। इस केस में एयर इंडिया ने कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाए थे रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। पहला था कि अगर आप 35 की एज से ऊपर हो जाते हो तो आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। दूसरा था अगर आप मैरिड हो जाते हो विद इन 4 ईयर ऑफ सर्विस तब आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तीसरा था अगर आप फर्स्ट प्रेगनेंसी पर हो तब भी आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ रीजनेबल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ना। तो इसलिए इट इज वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 और इसको हटा दिया गया। ये सब थे आर्बिट्रेरीनेस के एग्जाम्पल कि आजकल कैसे आर्बिट्रेरीली स्टेट्स जो हैं वो प्रिविलेज या कुछ प्रोवाइड कर रही हैं स्पेशल क्लास ऑफ पीपल को, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं परमिसेबल क्लासिफिकेशन के। परमिसेबल क्लासिफिकेशन क्या, कुछ एग्जांपल ये हो सकते हैं, जैसे अगर आप रिटायरमेंट की एज को 58 से घटा के 55 कर दो, कोई बात नहीं, रीजनेबल है। 58 55 इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दूसरा है डिबारिंग पर्सन इन प्रिजन और पुलिस कस्टडी टू वोट इन इलेक्शन। अगर हम किसी पर्सन को रोक दें इलेक्शन में वोट करने के लिए क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है या प्रिजन में है, तो ये भी एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। तीसरा है इम्पोजिंग हायर रेट ऑफ टैक्स ऑन कंपनी ओन्ड कार्स देन इंडिविजुअल ओन्ड। अगर किसी कंपनी के पास जो कार्स है उन पे हम ज्यादा टैक्स लगाते हैं और इंडिविजुअल के पास जो कार है उस पर कम कम टैक्स लगाते हैं, तो ये भी एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। मानते हो ना? चलो, इतना ही था फिलहाल आर्टिकल 14 में इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये सब पढ़ के जाते हो और एक बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे भी ऐसे फंडामेंटल राइट्स के लिए या और आगे मैं बहुत सारे कंसेप्ट्स लेकर आने वाला हूँ लॉ से रिलेटेड, बाकी यूपीएससी के अदर अदर कंसेप्ट से रिलेटेड। तो आप इस चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे लाइक ज़रूर करना इस वीडियो में। थैंक यू।